आज के शो में मुतनाज़ा प्रेस रिपोर्ट, मामले की तहकीकात का अज़म, अहम हलकों में ज़ेरे बहस। गैर तस्दीक शुदा खबर क्यों शाया की गई, वजीर दाखिला ने सवालात उठा दिए। क्या नेशनल सिक्योरिटी मामले से मुतालिक खबर पर जराए की निशानदही नागुज़ीर। मुतनाज़ा खबर, भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा उरूज पर। हसास खबर, कौम इंक्वायरी के नताइज की मुंतज़िर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। एक खबर, एक अखबार के साहिल अलमेडा, जिनकी जो इस पर शोहरत काफी पा चुके हैं, ECL में नाम है चौधरी निसार साहब। कुछ देर कबल उनके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल उन्होंने बात भी की और कुछ गुफ्तगू वो कहते हैं कल करेंगे, लेकिन उस खबर से जो असर पड़ा है उस पर प्रोग्राम में बात होगी। ये खबर किस तरह लीक हुई, इस खबर के लीक होने से असरात क्या हुए, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर क्या फर्क पड़े, खबर की तस्दीकियत क्या पहले की गई या नहीं की गई, और खबर के हवाले से जो तमाम बातें की जा रही हैं, क्या उस खबर के लीक होने से यकीनी तौर पर, यानी ये चौधरी निसार साहब ने कहा कि गलत खबर किस तरह लीक हुई, इसकी तहकीकात की जाएगी। तो ये खबर गलत है, एक तो ये बात साबित करना, दूसरी कि ये लीक किस तरह हुई, दूसरी ये बात साबित करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट करते वक्त मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि कुछ देर कबल चौधरी निसार साहब ने भी इस तरफ निशानदेही की थी कि भारतीय मीडिया या भारत की हुकूमत ने इस खबर से, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान में सिविलियंस ने यह कहा है मिलिट्री को कि आप जिहादी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते या आपको कार्रवाई करनी चाहिए, इस नैरेटिव की जो बात हुई, इसको भारतीय मीडिया ने किस तरीके से टेक किया, और भारतीय मीडिया ने न सिर्फ टेक किया बल्कि इसकी बुनियाद पर प्रोपेगेंडा भी किया। मैं आपको लीडिंग कुछ न्यूज की आपको खबरें बताता हूं। शरीफ वर्सेस शरीफ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ब्लेम इट्स मिलिट्री फॉर वर्किंग अगेंस्ट द कंट्री इमेज। NDTV, पाकिस्तान गवर्नमेंट आस्क्ड टू मिलिट्री टू एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स। और इसके साथ साथ आप देखें तो द हिंदुस्तान टाइम्स में कहते हैं जी, पाकिस्तान शरीफ आस्क्ड आर्मी नॉट टू शील्ड मिलिटेंट्स का तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए, क्लेम्स डॉन। इसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा गया कि आर्मी टू एक्ट ऑन मिलिटेंट्स, 3 ways टू रीड दिस न्यूज। ये खबरें पाकिस्तान के साथ भारत में जब शाया हुई तो भारतीय मीडिया ने शरीफ डायरेक्टेड टू पाकिस्तान आर्मी, शरीफ वर्सेस शरीफ, इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रोपेगेंडा बनाया गया। ये जिस तरह भारतीय मीडिया तलाश में होता है कि पाकिस्तान मुखालिफ कुछ खबर मिले, पाकिस्तान की फौज के मुखालिफ कुछ खबर मिले, कोई प्रोपेगेंडा मिले, उस प्रोपेगेंडे के जरिए खबर को चढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए और पाकिस्तान के इमेज को मुतासिर किया जाए। इस खबर ने शायद वो सारा मवाद फराहम किया जो चौधरी निसार साहब ने भी कुछ देर कबल कहा। चौधरी निसार साहब ने जो कहा है, अगर ये भी हम सुनवा दें, चौधरी निसार साहब ने कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इस पूरी साहिल अलमेडा की खबर के हवाले से कुछ उन्होंने मोटी मोटी जो बातें की हैं, लेट्स हियर दैट आल्सो। वो जर्नलिस्ट खुद अपने खबर में लिख रहा है कि मैंने फलां जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, 3-4 और को उसने टच नहीं किया, मुझे नहीं टच किया, प्राइम मिनिस्टर को नहीं किया, चीफ मिनिस्टर को नहीं किया, बाकियों को उसने टच किया, उनको फोन किया और उन्होंने कहा कि सब ने इस खबर की तरदीद की। तो गोया जो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, अगर उन्होंने इस झूठी खबर की तरदीद की तो मुझे बताएं फिर यह खबर क्यों शाया हो गई, फिर किसने कहा था कि यह खबर सच्ची है। अगर बकौल उस जर्नलिस्ट के तमाम लोगों को जिसने उसको टच किया उस मीटिंग में जो थे, उन्होंने उसकी तरदीद की। और तीसरी ये, मेरे पास बहुत कुछ है, आज मैं वो नहीं कहना चाहता, कल आपकी जो मेरे दोस्त आएंगे, इस एक खबर आई, हुकूमत ने उसकी तरदीद की। मैं बिल्कुल APNS से ये इत्तफाक करता हूं कि मामला वहां खत्म हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाता, मगर उस जर्नलिस्ट ने फिर ट्वीट किया और अपने उसमें कहा कि आई स्टैंड बाय ईच वर्ड ऑफ माई स्टोरी।
आप देख रहे थे चौधरी निसार साहब ने कुछ देर कबल सैलिल अल्मेडा के हवाले से जो स्टोरी है, ईसीएल में उनका नाम आना और इस हवाले से खबर की तस्दीकियत पे जो सवालात उठते हैं, चौधरी निसार साहब ने कुछ सवालात उठाए। उन्होंने ये कहा कि ट्वीट जो करी सिरिल ने, जिसमें उस ट्वीट में जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं कायम हूं अपनी खबर पर, इसके बाद नाम ईसीएल पे डालना जरूरी हो गया था कि वो कायम क्यों है तरदीद आने के बावजूद पीएम हाउस के बाद से। लेकिन इस प्रोग्राम में हम इसकी इंप्लीकेशंस पर बात करेंगे, खबर की लीकेज से नुकसान जो भारतीय प्रोपेगेंडा ने किया है उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़िया-ए-निगार जनाब इकराम सहगल साहब, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। इकराम सहगल साहब माहिर भी हैं उमूर के और गहरी नजर रखते हैं तमाम इशूज के ऊपर। बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। जनरल एजाज अमान साहब मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद, सीनियर दिफाई तज्ज़िया-ए-निगार, और इनसे भी हम सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और ये पूरी डेवलपमेंट पर बात करेंगे। इकराम सहगल साहब, क्या कोई प्रोपेगेंडा हुआ पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, और अगर हुआ तो इसमें कौन कौन शामिल था? इकराम सहगल साहब, आपकी नजर में कौन कौन था इसमें शामिल अगर कोई प्रोपेगेंडा हुआ है तो? देखिए, सबसे पहले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा था जी। और अगर आप देखें तो इस नाजुक मामले पर जहां पर एक कन्फ्रंटेशन चल रही है और इंडिया की ये प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पर जो डिक्टेशन है वो आर्मी देती है और सिविल गवर्नमेंट की कुफियत नहीं है, इस तरह की प्रोपेगेंडा होना ये बिल्कुल एक बोलते ना एक वेरी डैमेजिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट। छोड़े आप आर्मी की तो छोड़े, टू द इस्टेब्लिशमेंट इट डैमेजिंग कि सिविल की अथॉरिटी आप मिलिट्री के ऊपर नहीं है और जो एक्चुअल प्रोपेगेंडा दी जाती है बाहर मुल्कों में। दूसरी बात आती है कि आखिर ये स्टोरी छपी और स्टोरी छपी तो मैं ये ज़रूर नहीं बिलीव करूँगा कि कोई भी जर्नलिस्ट हो, जो कोई भी कॉलमनिस्ट हो, उसने आउट ऑफ द ब्लू किया हो जी। और अगर आउट ऑफ द ब्लू किया तो नेचुरली फिर उसकी मोटिवेशन क्या थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप ईसीएल से डालने से पहले आप उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें। आप उनको एक ईसीएल में नहीं दे के आप उनको बोलें कि जी हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ फॉर द टाइम बीइंग आप अपने को अवेलेबल कर लें। तो आई थिंक वो तो कोई भी मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई भी मीडिया का हाउस होगी, कोई भी कम्युनिस्ट होगा, वो उसको फिर उसको नहीं करेगा। ईसीएल में डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसके अंदर इम्प्लीकेशन आती है कि ये क्यों हुआ प्रोपेगेंडा। अच्छा, एक चीज, और अगर ये प्रोपेगेंडा हुआ और अगर एक चीज अगर किसी ने ये एक अगर सर मैं सिर्फ इस बात पे पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा कि ये नाम क्यों डाला, तो चौधरी साहब ने कहा कि सुबह 9:30 बजे की फ्लाइट बुक थी सिरिल की और वो फ्लाई करने वाले थे, और अगर वो फ्लाई कर जाते तो उसके बाद ये कहा जाता कि आपने उनको एक तो खबर लीक करवाई, प्लांट करवाई, और फिर खबर प्लांट करवाने के बाद मुल्क से बाहर भगा दिया। इकराम सहगल साहब, चौधरी साहब ने कहा कि इस प्रोपेगेंडे से बचने के लिए हमने पहले ही नाम ईसीएल में डाल दिया। नहीं तो आप उसको ईसीएल में डालने की क्या जरूरत थी? आप उसको आप बुला लेते इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है ना जी। और जब आप पाबंद कर देते कि इन्वेस्टिगेशन जब तक हो रही है, आप कोर्ट से ऑर्डर ले आते, जब तक इन्वेस्टिगेशन होती ये नहीं ट्रैवल कर सकते। देखिए, ईसीएल को भी इस्तेमाल किया गया प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ हुआ? आप समझते गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ प्रोपेगेंडा? ये तो फिर आर्मी के ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम के भी आर्मी ने कहा है कि ईसीएल के ऊपर डालो, ठीक है। वो जितना भी वजाहत कर दें चौधरी साहब, मैं चौधरी साहब की वर्जन को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मतलब मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ये स्टोरी बनाई गई। और अगर ये साहब, मैं दोबारा आपको कट करूं, मुझे आवाज का कहा जा रहा है कि कोई टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड आ रही है, जिसको हम सही कर रहे हैं। साथ ही रहें, जनरल एजाज अमान साहब की तरफ इतनी देर में मैं जाऊं। एजाज अमान साहब, ये क्या कोई प्रोपेगेंडा वॉर हुई है पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट की? नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह चौधरी साहब ने ईसीएल को डिफेंड किया वो, और उसके साथ अब जो तहकीकात की बात की, आपको क्या लगता है मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है? तहकीकात होगी, किसके नाम आएंगे, क्या नहीं आएंगे? व्हाट डू यू थिंक जनरल एजाज अमान साहब? देखिए जी, बात यह है कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी का रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस या प्रोफेशन ईसीएल पे नाम डाला जा सकता है, और हुकूमत इस बात में हक बजाने पे अगर उन्होंने नाम ईसीएल पर डाला है। दूसरी बात यह है कि इस खबर के जो कंटेंट हैं वो बहुत डैमेजिंग है। इन्होंने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान आर्मी और सिविल मिलिट्री रिलेशन को खराब किया है, सबसे बढ़कर इन्होंने वो नैरेटिव या वो क्लेम जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही थी, या जो अमेरिकन गवर्नमेंट करती रही है, या जो अफगान गवर्नमेंट करती रही है, उसको रीइंफोर्स किया है और अपने एक इंतहाई मोतबर अदारे को चार्जशीट किया गया है। अगर ये कंटेंट ऐसे हैं जैसे कॉन्फ्रेंस का जिक्र अखबार में किया जा रहा है,
तो इसमें ये कैटेगोरिकली ISI को चार्जशीट किया गया है कि प्रोबेबली वो किसी ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को या वो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वो सपोर्ट करते हैं और उनके अगर लोग गिरफ्तार होते हैं तो वो उनको रिहा करवा के ले जाते हैं। ये बहुत ग्रेव ब्रेक की तरफ है, ये बड़ा सीरियस है। मैं ब्रेक के बाद इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है सर, आफ्टर द ब्रेक एजाज आप और इकराम सहगल साहब प्रोग्राम में साथ हैं, बेनकाब कर रहे हैं उन तमाम छुपे चेहरों को या मुहर्रिकात को जो इस खबर के पीछे हो सकते हैं, और इसके बाद क्या होगा ये जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम बेनकाब कर रहे हैं कि एक स्टोरी पब्लिश हुई, उस स्टोरी के पब्लिश होने के बाद ECL में नाम डाला गया। चौधरी निसार साहब कुछ देर कबल आए, उन्होंने डिफेंड किया अपने डिसीजन को और उसके साथ साथ ये कहा कि तहकीकात हो रही है और जल्द इस पर पहुंचा जाएगा कि खबर लीक किस तरह हुई। जो भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया इस खबर को लेकर, मैंने कुछ झलकियां आपको दिखाई थी जिसमें बार बार ये कहा गया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जैसे फौज को कोई ऑर्डर दे दिया है, ये कहा गया कि पाकिस्तानी फौज खुदा ना खास्ता जो है वो इमेज खराब कर रही है पाकिस्तान का, और ये इंडियन NDTV में ये लिखा गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मिलिटेंट के खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर दे दिया जो इससे पहले नहीं दिया गया था। फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने ये लिखा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वांट्स आर्मी नॉट टू शील्ड मिलिटेंट्स को प्रोटेक्ट ना किया जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट टेल्स आर्मी टू एक्ट ऑन मिलिटेंट्स, और ये तमाम भारतीय अखबारात चैनल्स में इस तरह की खबरें शाया की गई। इकराम सहगल साहब, आपसे मैं पहले ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये पूरा प्लांटेड स्टेज था, ये क्या था, और अगर जिस तरह साहिल का नाम डाला गया, आप बात कर रहे थे उस वक्त आवाज का मसला हुआ था, आपके नजदीक नाम डालना ECL में सही था या नहीं था, क्या करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहली बात कि ऑब्वियसली ये प्लांटेड स्टोरी था। प्लांटेड किसने किया, या प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया या प्लांटेड न्यूज़पेपर ने किया, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिसने भी प्लांट किया उस पर तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादा दिन नहीं लगने चाहिए, वो 2-3 घंटे की बात है। हाँ, बात ये हुई कि मैं ECL के बारे इसके खिलाफ हूँ क्योंकि जब ECL पर आप डालते हैं तो बदनाम कौन हुआ? बदनाम तो गवर्नमेंट नहीं हुई। गवर्नमेंट, ये तो सीधा बोला गया कि आप बाहर मुल्कों में कि जी आर्मी ने बोला है किसी, तो एक तो आप आर्मी को बदनाम करें और दूसरे बदनामी पर भी आप ज़्यादा बदनामी करें, तो डेफिनेटली आप उसको विदाउट पुटिंग ऑन ECL आप उसको रोक सकते थे। बिकॉज आप एक एयरलाइंस को बोल देते कि जी जब तक ये हमारी क्लियरेंस नहीं होगी इसको आप ना ट्रैवल करने दें। तो बहुत सी आपके पास चीज़ें हैं जो ECL के बगैर आप कर सकते हैं, ठीक है ना जी, क्योंकि आप एक आदमी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर कोर्ट से एक ऑर्डर ले, 2 घंटे की ऑर्डर लेते कि जी आप ट्रैवल नहीं करेंगे जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो। नेशनल सिक्योरिटी की इशू है। लेकिन जब उसने ECL पर डाल दिया तो आप सोचे किसको बदनामी हुई? बदनामी फिर फौज पर आ रही है कि ये तो कोई नहीं बिलीव करेगा। ठीक है, चौधरी साहब ने वजाहत कर दी है कि उनने डाला, लेकिन ये तो इंटरनल हम एक्सेप्ट करते हैं। बाहर मुल्कों में जिस तरह आपने देखा हिंदुस्तान टाइम्स में या हिंदू ने वगैरह बातें की, ये तो बहुत एक डैमेजिंग किस्म की एक बात हुई है। और देखिए, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन हो, कि ये भी मैं नहीं समझता कि विदाउट एनी हिंट कि साहिल अलमीडा को एक वही आगे कहीं से और उस वही के मुताबिक उसने ये बातें कर दी। उसको आखिर किस तरह पता चला? एक नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हो रही है, उसको पार्टिसिपेंट के बारे में किस तरह पता चला कि ये पार्टिसिपेंट था, ये नहीं पार्टिसिपेंट था? ठीक है जी, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ये है, बट द इन्वेस्टिगेशन डज नॉट रिक्वायर डेज, इट रिक्वायर्स आवर्स। एंड वो बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आपकी ऐसी नेशनल सिक्योरिटी की इशू हो तो इसके अंदर कार्रवाई जल्द किया जाए। और बिल्कुल मैं मानता हूँ जनरल एजाज अमान ने बिल्कुल ठीक बोला कि ये बहुत एक बोलते हैं ना, एक मामला ऐसा मामला है जिस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये ECL में तो ठीक है, अगर ये निकल जाता बाहर तो जाके फिर और कहानियाँ सुनाता, जिस तरह हुसैन हक्कानी साहब पूरी दुनिया में कहानी सुनाते रहते हैं। तो ये बात तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, डैमेजिंग होता, लेकिन ECL में डालते। बट मैं ये कहता हूँ कि ECL के बगैर भी बहुत चीज़ें कर सकते थे आप,
तो इमीडिएटली उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ऑर्डर लेके उसको रोक सकते थे आप। सही सही। मैं एजाज अमान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे लेता हूँ। इकराम सहगल साहब जो कह रहे हैं इस पर इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। यकीनी तौर पर मुस्तकबिल क्या हो सकता है, आइंदा कुछ बड़े फैसले हुकूमत को लेने हैं जो हम जानेंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक फिर बेनकाब में लेते हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हम आपके साथ दोबारा होंगे, देखते रहिएगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जनरल एजाज अमान साहब, जो बातें इसमें कंटेंट कोट किया गया, मिसाल के तौर पे पंजाब में ऑपरेशन जिस तरह कोट किया गया सिविलियन साइट से चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि मिलिटेंट के खिलाफ कार्रवाई में कदगन है कोई, सर तो ये मुतालबा जो पंजाब में ऑपरेशन का है एजाज अमान साहब, ये तो बहुत जोरों शोर से मीडिया पर भी होता रहा है। ये कहा गया कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स के अंदर इस मुतालबे को सामने रखा गया लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। एजाज अमान साहब, ये आपको कंटेंट कितना मजबूत लगता है, सॉलिड लगता है इस स्टोरी का? एजाज अमान साहब देखें, ये जो कंटेंट है, मैं इसी भी पहले भी बात कर रहा था कि ये कंटेंट बहुत डैमेजिंग है। ये क्लियरली आप इम्प्लीकेट कर रहे हैं एक गवर्नमेंट के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इदारे को आप चार्जशीट कर रहे हैं और आप उन बेसिस पे कर रहे हैं जिनका दुश्मन प्रोपेगेंडा बड़े अरसे से कर रहे हैं। तो ये 8 साल से चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, क्या ये वजह है कि पंजाब में ऑपरेशन इस वजह से नहीं हो रहा है, या क्या उन्होंने पहले इसको गवर्नमेंट के साथ शेयर किया? उनकी कई मुलाकातें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हो चुकी हैं शहबाज शरीफ साहब की, और डीजी ISI को वो कई दफ़ा पहले मिल चुके हैं। क्या उन्होंने पहले कभी ऐसी रिजर्वेशंस का उनसे साथ जिक्र किया है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर या ये फैब्रिकेटेड स्टोरी है जो सामने आई है, या इसमें बाय डिज़ाइन अदारे को डैमेज करने के लिए ये बात की गई है। और ये एक अच्छी इब्तदा नहीं है, अच्छी शुरुआत नहीं है, और ये मिलिट्री और सिविल मिलिट्री रिलेशंस के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इस अदारे ने मुल्क में बड़ी उसकी सर्विसेज हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो अमेरिकन फोर्सेस को डिफिकल्टीज पेश आ रही हैं अफगानिस्तान में, जो उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, वो भी अपनी नाकामियों का तमाम तर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालते रहते हैं। हिंदुस्तान जो कुछ कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, उन तमाम वायलेशन का मुद्दा भी वो पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं, और वहाँ की एक इंडिजिनस आज़ादी की स्ट्रगल को वो दहशतगर्दी की स्ट्रगल कहते हैं, और वो इन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशन को, जमात दावा और दूसरी जमात जो है, इसको ब्लेम करते रहते हैं। लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद जी। आज चीफ मिनिस्टर के रेफरेंस से ये खबर लगाई गई है, तो ये तो अपने ही अदारे को चार्जशीट करने वाली बात है। इसलिए इसके कंटेंट बहुत डैमेजिंग है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि क्या ये बात अगर अंदर नहीं हुई तो ये किसने मीडिया देर का काम है इंक्वायरी, इसको जानना बहुत जरूरी है। अभी इकराम सहगल साहब ने कहा चंद घंटों का काम है इंक्वायरी। इकराम सहगल साहब ने बात की, जमान साहब ये 3 या 4 दिन की इंक्वायरी है, 3 या 4 घंटों की इंक्वायरी है। हाउ मच टाइम जमान साहब? आई थिंक ये बड़ा मुख्तसर सी बात है, क्योंकि सिरिल अलमेडा ने वो अभी भी अपनी इस बात पे कायम है कि मैं हर्फ बहर्फ इस रिपोर्ट पे अब भी कायम हूं। और जब उनसे पहले राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी मैंने इसको 2-3 सोर्सेज से वेरीफाई करने के बाद अखबार को लिखा है, इसमें अखबार में दिया है। और ये जानना भी जरूरी है कि सिरिल अलमेडा न्यूज रिपोर्टर नहीं है, वो एनालिस्ट हैं, वो न्यूज रिपोर्टर नहीं है। और इस अखबार के जो एडिटर हैं जफर अब्बास साहब, वो भी बहुत तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने ऐसी खबर लगाने से पहले अगर तहकीकात की हैं तो उनके पास भी मुकम्मल रिकॉर्ड होगा, और जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक लोग थे उनकी तादाद भी सैकड़ों में नहीं है, वो 1 दर्जन से कम लोग थे, और यकीनन आर्मी ने ये खबर नहीं दी। लिहाजा आप आर्मी को निकाल दें, प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर को निकाल दें, और शहबाज शरीफ साहब को निकाल दे, तो पीछे कितने आदमी बचते हैं? सर मुझे एक बात बताइए जमान साहब, दुरुस्त बात है कि 2 से 3 दिनों में इस बात को सामने आ जाना चाहिए। सर इससे फायदा किसको? अगर ये इंडियन लॉबी को प्ले किया गया सिविलियन साइड पे, दुश्मन को तो फायदा हुआ, लेकिन पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट को अगर ऐसी खबर उन्होंने प्लांट की लेट से, तो उनको क्या फायदा हुआ इससे?
इससे? उनको क्या मिला? उनका कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ इससे? बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात है कि इससे ना तो कुछ सिविल गवर्नमेंट ने गेन किया है, ना आर्मी ने कुछ गेन किया है। ये बाय डिजाइन एक चीज कही गई है और वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका फायदा सिवाय दुश्मन के और किसी को, ना मुल्क के अंदर हुआ, ना मुल्क किसी, ना अदारे को फायदा हुआ, ना गवर्नमेंट को फायदा हुआ, बल्कि गवर्नमेंट और अदारे में तो ज्यादा ताल्लुकात खराब हो गए। एक तो अदम एतमादी की बात हो गई है। इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम जब भी सीनियर लेवल की मीटिंग हो तो उसको फिर रिकॉर्ड किया जाए, उन बंदों से पूछा जाए कि कौन कौन आदमी है, उनके फिर सारी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो और कंटेंट्स को ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अगर इतनी बदएतमादी होती है तो ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए यकीनन एक गलत चीज है। और इतने बड़े अदारे और गवर्नमेंट के अंदर ये जो बदएतमादी पैदा हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। सही। और फिलहाल इसका फायदा सिवाय इंडिया और बैरूनी ताकतों के और किसी को नहीं हुआ। अच्छा, और इकराम सहगल साहब, अधिक अगर जिन लोगों ने खबर लीक की है तो उनकी जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, क्या वो रिवोक हो जानी चाहिए? आइंदा उनको इन इजलासों में शिरकत करनी चाहिए अगर ये साबित हो जाती है बात? और सिविलियन गवर्नमेंट ने क्या गेन किया होगा अगर यहां से लीक हुआ है? क्योंकि आपके कह रहे हैं अस्करी जराए तो लीक नहीं कर सकते ऐसी खबर। सिविलियन गवर्नमेंट ने लीक करी है तो फिर उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, अज़ाइम क्या हो सकते हैं? इकराम सहगल साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो 100% जिसने अगर लीक की हो तो उसका तो सिक्योरिटी क्लियरेंस इमीडिएटली रिवोक होना चाहिए और वो पब्लिक ऑफिस से बार्ड होना चाहिए। क्योंकि इसके माने ये है कि वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। एक नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर उसने कमेंट किया है, झूठ हो या सच हो, जो कुछ भी किया हो, तो वो तो लीक के ऊपर आ जाती है खाली बाय इटसेल्फ। दूसरी बात ये, फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा तो आप दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट और आर्मी की रिलेशनशिप इतनी ठीक नहीं है, तो नेचुरली वो कोशिश यही करते हैं कि बार बार, और इनके वोकल मिनिस्टर्स हैं, इनके डिफेंस मिनिस्टर खुद अलग हैं, इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इनके 2 और मिनिस्टर हैं जो बार बार आर्मी को अटैक करते हैं और फिर थोड़े दिनों के बाद वो मामला ढीला हो जाता है। तो ये ऐसी कोई नई बात नहीं है, ये आइडिया था ये। उसके बाद चंद ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मैं नाम तो नहीं लेता, चंद ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में हैं, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि आर्मी को बदनाम किया जाए। ठीक है ना जी? तो डेफिनेटली ये एक सोचा समझा मंसूबा था ना। जिस तरह नेचुरली फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा तो वह हुआ कि वर्ल्ड वाइड में ये फैल गई फैक्ट कि जी आर्मी है, आर्मी रूल करता है पाकिस्तान को और आर्मी डिक्टेट करता है नेशनल सिक्योरिटी और आर्मी जिहादियों को सपोर्ट करता है। इतनी डैमेजिंग चीज़ तो इतने सालों में नहीं हुई। तो इसके माने ये नहीं है कि भाई आप डिनाइल दे दें खाली। और मैं आपको बताता हूँ, आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? टेलीफोन कॉल था, ईमेल था, जो भी था। क्या देर लगता है? आपके इदारे इतने हैं, ISI है आपके पास कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट के पास है, कितनी देर लगता है पता करने के लिए कि किसने प्राइम मिनिस्टर हाउस से किया? और प्राइम मिनिस्टर हाउस से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तो नहीं केस लॉग आउट होती हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। आपको चाहिए कि इमीडिएटली विदिन 1 डे इसके ऊपर आप एक कंप्लीट करें इंक्वायरी के उधर 3-4 घंटे लगते हैं इसके अंदर करें और आप उस चीज़ को इमीडिएटली उसको करें कन्फ्रंट। अगर ये झूठ था सहगल साहब, एक चीज वो तो फिर आ जाता है डॉन न्यूज़पेपर के ऊपर, ठीक है, झूठ क्यों बोला? फिर आदमी शक पड़ता है डॉन न्यूज़पेपर के ऊपर, क्यों, किस वजह से किया? क्योंकि डॉन न्यूज़पेपर रिपीट कर रहा है, वो बार बार रिपीट कर रहा है कि लेकिन आपने जो कहा कि ये है कि इन्हें कन्फ्रंट किया अगर सिविलियन साइड ने, मिलिट्री, अगर ऐसा हुआ है, अगर इसके कंटेंट्स पे बात की जाए तो सर फिर वो वही बात, फिर वो क्यों किया? यानी झूठ है अगर किया, अगर ये खबर दुरुस्त है और बिल्कुल झूठ नहीं किया, ये खबर हो ही नहीं सकती। क्योंकि हर आप और मैं और कितने, मैंने तो एटलीस्ट 10 बार ये लिखा है कि खुदा के वास्ते एपेक्स कमेटी को करना चाहिए कि एक्शन करें पंजाब में अगेंस्ट द टेररिस्ट। ठीक है जी। और एपेक्स कमेटी मुझे खुद पता है, क्योंकि मुझे जब नवीद जमान साहब जब थे वहाँ पे कोर्ट कमांडर, उन्होंने खुद मुझे बताया कि कितनी दफ़ा वो ला चुके हैं। वो इतना तक उन्होंने किया कि कुछ इनके मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बोला कि जी ये आएंगे एपेक्स कमेटी में तो हम ये बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हम बात नहीं करना चाहते। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो बात ये है कि आपको ये बड़ा क्लियर था कि खाली सिविल इदारे नहीं बल्कि आर्मी के इदारे कह रहे थे पंजाब गवर्नमेंट को कि हम करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड है रेजिस्ट करने के, रेंजर्स को हम नहीं करेंगे, उनका वो हम मौजूद रखेंगे, उनका वो रखेंगे। तो ये तो बिल्कुल एक बोलते ना आउट ऑफ द ब्लू मैंने कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात आ गई। ठीक है ना। और क्यों किया गया? तो देखें, 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये टोटल फॉल्स था
तो उसके ऊपर ठीक है, फिर आ जाता है जिम्मेदारी डॉन न्यूज़पेपर की और सैरल मेडा के ऊपर। और दूसरा, ये झूठ नहीं था। तो अगर झूठ नहीं था इन द सेंस कि भाई ये किया गया जान करके, ये किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो फिर किसने लीक किया और क्यों लीक किया, ठीक है। तो ये तो मैं बताता हूँ, ये तो बहुत सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है। इसके ऊपर आप अभी तो इमीडिएटली इसको सॉल्व करें, क्योंकि आप जिस तरह जनरल अवान कह रहे थे अभी इजाज़ के, इसके बाद क्या होगा, फिर आपकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी, आपको हर मिनट होने पड़ेंगे, आपको महदूद करवाएंगे। ये तो फिर एक बोलते हैं कि ओपन द एंटायर पेंडोरा। ठीक है, आई हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। इकराम सहगल साहब जो बात कह रहे हैं, सर आई हैव टू टेक अ कमर्शियल ब्रेक। जी इकराम सहगल साहब, मैं आता हूं उस पे मजीद ब्रेक के बाद, और मैं ये जरूर सवाल पूछ, कुछ अहम फैसले होने हैं और वो फैसले नवंबर के आखिर में होने हैं। जनरल राहिल शरीफ साहब की रिटायरमेंट के बाद नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, उन अहम फैसलों पर इस प्रोग्राम में बात करेंगे और इस खबर का क्या कोई लिंक बनता है जानने की कोशिश करेंगे, बेनकाब करेंगे। इस ब्रेक के बाद देखते रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन हसास नौयत की खबर लीक होना। खबर एक तो फैब्रिकेटेड गलत खबर थी, पहली बात ये, अगर गलत थी तो वो साबित हो, फिर उसके बाद किसने लीक करी उसकी तहकीकात हो, ये साबित हो। ये प्रोग्राम में अब तक बात हुई है। जनरल एजाज जमान साहब, कुछ अहम फैसले होने हैं कुछ दिनों बाद, 40 से 45 दिन बाद। आपको क्या लगता है नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट, ये कितने अहम फैसले होंगे मौजूदा हुकूमत के लिए? इन फैसलों पर आपको क्या मतलब, आपका तज्जिया क्या है आगे जो होने वाले 45 दिन के बाद क्या होने जा रहा है? जनरल एजाज साहब। सफान साहब, ये तो देखें प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनली 5 ऑफिसर्स के नाम जाने हैं, जो तरीकाकार है जी। उनके पास 5 नाम जाएंगे और उन 5 में से वो जिसको चाहें मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन उसमें देखने वाली बात यह है कि हमारे जो सीनियरिटी ऑर्डर है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का, ये सीनियर मोस्ट 2 ऑफिसर्स वो हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ के साथ CGS रहे हैं। और CGS सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है जो पूरी प्लान्स में उन प्लान्स को फाइनलाइज करके अप्रूवल के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने पेश करता है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यूटी चाहती है कि ऑपरेशन में और इन प्लान्स में कंटिन्यूटी हो, तो मेरे ख्याल में उनको जंप करके नीचे नहीं जाना चाहिए और उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी का सीनियरिटी ऑर्डर फॉलो करें। उसमें मुल्क के लिए अच्छा होगा, कौम के लिए अच्छा होगा और एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहेगी जी। ठीक है। नीचे जो अगर वो बहुत नीचे चले जाते हैं तो मुझे नहीं पता कि यकीनन ऑफिसर सारे अच्छे हैं और सब कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन वो क्या सोच रखते होंगे, किस तरीके से इन पॉलिसीज को आगे चलाएंगे, तो ये देखने वाली बात है। तो मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह रिजेंटमेंट भी हो सकती है कि अगर वो जूनियर मोस्ट को बनाते हैं तो जो पहले 3-4 ऑफिसर्स हैं या 3 ऑफिसर्स जो सुपरसीड होते हैं, हो सकता है वो रिजाइन करके घर चले जाएं, वो अपने सबॉर्डिनेट के नीचे शायद सर्व करना पसंद ना करें। तो इस तरह का डिसीजन अगर गवर्नमेंट ना करे तो वो यकीनन बेहतर होगा कि वो सीनियरिटी ऑर्डर को फॉलो करें। तो ये सिस्टम के लिए अच्छा है, आर्मी के लिए अच्छा है और ओवरऑल जो पॉलिसीज चल रही हैं इस वक्त ज़रबे आज़म और इन तमाम ऑपरेशन के सिलसिले में, उसकी कंटिन्यूटी के लिए सीनियरिटी ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फॉलो करना चाहिए। इकराम सहगल साहब, फॉलो करना चाहिए। 12 अक्टूबर 1999 में को भी हमने हालात देखे हैं, कल ही 12 अक्टूबर गुजरी, आज 13 अक्टूबर है। इकराम सहगल साहब, होना ये चाहिए आपके नजदीक, होना क्या चाहिए पहले तो, और क्या वो होगा या नहीं होगा, आपका तज्जिया इस पर क्या है? इकराम सहगल साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह कि जनरल एजाज ने बिल्कुल ठीक बोला है। सबसे पहले मैं वजाहत कर दूं, मैं नाम ले लेता हूँ। सबसे सीनियर मोस्ट जुबैर है, उसके बाद अशफाक नदीम है, उसके बाद जावेद रामदे है और चौथा उमर बाजवा है। चारों बहुत कॉम्पिटेंट, प्रोफेशनली आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो नेचुरली अगर आप देखिए मैं वजाहत कर दूँ उससे पहले कि मेरा अपना फेवरेट तो पर्सनल फेवरेट तो जावेद रामदे इसलिए होगा क्योंकि वो मेरे यूनिट का है, लेकिन उसको आप बरक्स रख दें। लेकिन अगर आप जाएं तो जुबैर को चाहिए चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ बनाना,
और आपको अशफाक नदीम को चीफ आर्मी स्टाफ बनाना अकॉर्डिंग टू दैट। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन दो माई पर्सनल फेवरेट वुड बी जावेद रामदे, बट इवन देन आई विल से बिकॉज इज फ्रॉम माई यूनिट, मगर मैं बोलूँगा आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट के मुताबिक जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट है उसको फॉलो करें। बिल्कुल एजाज बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं कि फिर आपको एक बात आ जाती है, ठीक है आप पिक एंड चूज़ करें, अगर आपने लास्ट टाइम पिक एंड चूज़ किया तो क्या हुआ? जनरल अली कुली जो मोस्ट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑफिसर था और खालिद नवाज एब्सोल्युटली टू आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स, उसको सुपरसीड करके आपने जनरल मुशर्रफ को बना दिया। उसका क्या हुआ? उसका एक बात ये हुआ कि फिर आप 12 साल आउट ऑफ पावर रहे। तो देखिए मर्फीज लॉ को आप दूसरी दफ़ा मत रिपीट करें, आप अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स आप बिल्कुल जाएं। और ये पहली दफ़ा नहीं, ये दो दफ़ा पहले कर चुके हैं। सबसे पहले जयाउद्दीन भट्ट को एक दफ़ा इन्हें बना दिया था, वो भी बिल्कुल डाउन द लाइन था उसके बाद, ठीक है ना जी। तो आप ये बात मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ना करे, गवर्नमेंट अपने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल दिस थिंग जो है, चारों कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, चारों को जाए। मैं पर्सनली मैं चारों को मैं यू नो ज़ुबैर को जानता हूँ, ही इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। अशफाक की रेपुटेशन जो है बड़ी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत कॉम्पिटेंटली प्रोफेशनल ऑफिसर है। उसके बाद जावेद रामदे तो है, ही वाज आउटस्टैंडिंग द थिंग जो वुंडेड भी रहा है स्वात ऑपरेशन में। और कमर बाजवा भी एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग अपराइट ऑफिसर ऑफ द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। तो आप किसी को आप फिर नहीं कह सकते कि इसको आप आगे बना दो उसको बना दो, यू शुड गो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग। ठीक है, मेरा राय ये है कि आप अभी आप फॉर द टाइम बिंग, मेरी अपनी राय है ये, मैं आप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को मोर इफेक्टिव बनाएं, क्योंकि ये बिल्कुल एक गलत बात है कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ है, उसको कोई पूछता ही नहीं है, और आर्मी चीफ जो है वो नंबर 1 बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये बात चेयरमैन जॉइंट स्टाफ को इफेक्टिव बनाए। ठीक है सर, ये अपनी बात जगह के एजाज साहब एक चीज आपसे कंफर्म, क्योंकि कल 2 दिन कबल ही जनरल मुशर्रफ साहब 2 या 3 दिन कबल साथ थे प्रोग्राम में, जब उनसे पूछा यही सवाल मैंने, तो उन्होंने कहा इस वक्त रिटायरमेंट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत एक नाजुक मोड़ पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब, पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये ना हो अगर तो बेहतर है, और अगर हो तो सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, जो आपने बात की। लेकिन क्या रिटायरमेंट होनी चाहिए इस वक्त या नहीं होनी चाहिए जनरल एजाज साहब? देखें, बात यह है कि जनरल राहिल शरीफ ने आज से तकरीबन 6 माह पहले कह दिया था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा और मैं अपनी सर्विस पर रिटायर होना चाहूंगा। बात यह है कि ये अदारा इंतहाई कॉम्पिटेंट है और उनकी अपनी जो ग्रोथ है वो ठीक हो रही है। अगर कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना टेन्योर पूरा करने के बाद वो अपने वक्त पर रिटायर हो जाए तो ये सिस्टम के लिए अच्छा है, अदारे के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन देते हैं उनको, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, तो फिर ये हो जाएगा कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 9 साल रहे और वो रिटायर नहीं हुए, उसके बाद जो है वो 6 साल रहे। अब अगर इनको एक्सटेंशन मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेटस को की पॉलिसी है और आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फिर एक्सटेंशन ही देते चले जाएं, फिर इसको रिव्यू करें और उस टाइम पीरियड को फिक्स ही ना करें, कहें ओके जी इट इज द डिजायर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि कब और क्यों कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर होगा। तो मेरे ख्याल में एक्सटेंशन एक अच्छी ऑप्शन नहीं है और जनरल राहिल शरीफ लेना भी शायद नहीं चाहेंगे एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन का सिस्टम खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी के सीनियरिटी को फॉलो करते हुए, उनके उस सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए और आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिकमेंडेशन को वेटेज देते हुए नया डिसीजन बर वक्त हो जाना चाहिए। मैं किसी अफसर का नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैं चाहता हूं कि सब कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, लेकिन चूंकि इकराम सहगल साहब ने नाम लिया है और जनरल अशफाक नदीम इज द ओनली कैंडिडेट आउट ऑफ दीज 4 जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भी रहे हैं, सवात में उन्होंने ऑपरेशन भी किया, सवात में भी रहे हैं, CGS भी रहे हैं और दोनों स्ट्राइक कोर्स में सर्व करने का उनका एक्सपीरियंस है और वो इस वक्त एक स्ट्राइक कोर को कमांड भी कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से देखें तो ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस ऑफिसर, वेरी प्रोफेशनल एंड अपराइट, बट इट इज डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो किसको बनाना चाहते हैं। वो जो भी फैसला करेंगे यकीनन सिस्टम के लिए बेहतर होगा। और आई वुड स्टिल से इंसिस्ट कि सीनियरिटी ऑर्डर को फॉलो किया जाए, तो ये सिस्टम के लिए भी अच्छा है। और जिस कंटिन्यूटी की जनरल परवेज मुशर्रफ साहब बात कर रहे थे कि ज़र्ब-ए-अज़ब के ऑपरेशन और इसको कंटिन्यूटी में
उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए राहिल शरीफ साहब को। मैं कहूँगा सीनियरिटी ऑर्डर को फॉलो करें और तमाम पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रहने दें, तो ये सिस्टम के लिए ज्यादा बेहतर सही। और इकराम सहगल साहब, ये जो पूरी सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो चुकी है, इसको डिफ्यूज होने में आपको क्या लगता है कितना टाइम, इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक डिफ्यूज हो जानी है? ये खबर आई, खबर आने के बाद इस खबर पर बहस हुई, खबर की चर्चे हुए, ईसीएल में नाम डाला गया, चौधरी निसार साहब कल और डिटेल्स पेश करेंगे, आइंदा बातें चल के सैलिल अलमेडा के हवाले से कुछ और तफसीलात शायद सामने है। ये सब सिचुएशन डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा? और आपको क्या लगता है कि एतमाद की बहाली जो सबसे बड़ा पॉइंट है, यानी जो ट्रस्ट लेवल मुतासर हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स जो आइंदा होनी है वो दोबारा कब होगी? नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन पर जो सर जोड़कर सिविल और मिलिट्री की आदत बैठती है वो बैठेगी दोबारा? कब तक ये टेंशन डिफ्यूज होगी, ट्रस्ट लेवल दोबारा उठेगा? इकराम सहगल साहब, देखिए, डिफ्यूज होने में जो एक दिन लगता है। अगर आप एक प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं और आपको पहले कहा कि 3-4 घंटे लगेंगे, आपके पास पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो आप इंटरसेप्शन कर सकते हैं, जो पता चल सकता है टेलीफोन कॉल किसने किया, किसने रिसीव किया, ईमेल कहाँ से गई, कहीं से वापस आई, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। और वो एक इदारा नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर है, डॉन में है, इधर उधर पर्सनल है, ये ऐसी कोई देर नहीं लगती, ठीक है ना। लेकिन अगर जिसको डिले करेंगे तो ये डिफ्यूज नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप रियली चाहते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू द नॉर्म आप सीनियरिटी बेसिस की बन जाएँ। आगे 45 दिन नहीं है, आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर आपको अनाउंस कर देना चाहिए कि चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कौन बनेगा और वो कौन बनेगा। मैं इसमें ऐड कर दूं कि आपको ज़रूरत है कि एक और सर्विस क्रिएट करना। आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज जो है, जो न्यूक्लियर फोर्सेज जो है, उनको चाहिए कि उसको भी एक 4 स्टार ऑफिसर होना चाहिए, एक सेपरेट सर्विस करें। और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ को आप इदारे को आप ज़्यादा मजबूत करें, ये बड़ा ज़रूरी है। तो जब आपका मौका है आप सिंसियरली करें, और अगर नेशनल इंटरेस्ट में आप करते हैं तो जिस तरह जनरल जहाज ने बोला है, आप स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग सीनियरिटी आए। बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, जुबैर बहुत कॉम्पिटेंट है, ही शुड बी चेयरमैन जॉइंट स्टाफ, एंड अशफाक नदीम आई थिंक डिजर्व टू बी द चीफ आर्मी स्टाफ। मैं बार कहता हूँ कि मेरा पर्सनल फेवरेट जावेद रामदे है, मैं पर्सनल फेवरेट को छोड़ करके ये बात कर रहा हूँ। लेकिन सर आप फिर वही बात कि अगर ये जो बात एक कहा जाता है जी कि अक्सर ये रहा है कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत आती है तो ये बेसिकली दिटीज, और ये ऐसा होता है, 12 अक्टूबर का मिसाल दी गई, दीगर हवालों से मिसाल दी गई। आपको लगता है क्या है जो पूरा खबर आई, इस खबर का कोई रिलेशन है इससे, इस फैसले से, इस अहम तरीन फैसले से, इस हसास फैसले से, इस खबर का बिल्कुल रिलेशनशिप है जी। बिल्कुल ये कोशिश ये है कि जो आर्मी की लीडरशिप है उसको बैकफुट पर करने के लिए, उनको दबाव में लाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि जी ये है। देखिए ना, ये डबल गेम, ये तो कहानी तो आप अगर कौतलिया का अर्थशास्त्र पढ़ें तो ये 2500 साल से इस तरह की कहानी चली आ रही है कि इंट्रीग, काउंटर इंट्रीग, फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स एलिगेशंस, इस तरह की चीज़ें करना, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मैं बताता हूँ बार में, ये डैमेजिंग है। अभी नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि मर्फीज लॉ को जाने, और मर्फीज लॉ कहता है इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। तो आप अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स जाएं, जो करेक्ट चीज़ है अपने नेशनल इंटरेस्ट में वो चीज़ करें, और करेक्ट चीज़ के आप हटेंगे अलग तो आपको डैमेज होगा और किसी और को डैमेज नहीं होगा। पाकिस्तान को तो डैमेज होगा, तो उसके अलावा किसी और को नहीं होगा। इकराम सहगल साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनरल एजाज साहब का भी बहुत शुक्रिया, आपने दोनों ने प्रोग्राम में शिरकत करी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगाह किया इस अहम तरीन मामले के ऊपर। अलमेडा की स्टोरी आई, इस स्टोरी को हमने आपको ये बताया कि भारत के अंदर किस तरीके से नैरेटिव क्रिएट किया गया। कुछ देर कबल चौधरी निसार साहब आए, उन्होंने कहा कि ईसीएल में नाम इसलिए डाला गया क्योंकि उसने अपनी स्टोरी पर स्टैंड किया, वो स्टोरी पर कायम था, और उसने इसी वजह से जब 9:30 बजे की अगले दिन फ्लाइट बुक थी तो हमें ईसीएल में नाम मजबूरन डालना पड़ा। और इस हवाले से वो कहते हैं इंक्वायरी शुरू हो गई है, बल्कि कहा जा रहा है कि उनको तलब भी कर लिया गया कमेटी के अंदर, जिस कमेटी की इंक्वायरी के सामने वो पेश होंगे। वाइंड अप करते प्रोग्राम को अपना